हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज आज फिर से आप लोगों के बीच एडुटेरिया का वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले कि गाइज अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। गाइज परीक्षा के लिए मात्र आप लोगों के पास सिर्फ 1 महीने बचे हैं, क्योंकि जो तिथि रखा गया था अगस्त के लास्ट वीक में वो अब निकल रहा है, क्योंकि आयोग की तरफ से अभी तक कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो उम्मीद करते हैं कि अगले सितंबर के लास्ट वीक तक हो जाए। तो गाइज आप लोग जितना हो सके रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए जितना हो सके, और रिवीजन का ये समय है तो रिवीजन करते रहिए। तो इसी के साथ गाइज शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो कि एडुटेरिया का है। आपका पहला प्रश्न आपके फोन स्क्रीन पे बोल रहा है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATE के नए अध्यक्ष कौन है? तो ये है टी राजा कुमार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इससे पहले मार्कस प्लेयर था। अगला प्रश्न, सुर्खियों में रहा हर्मिट क्या है? तो ये है स्पाईवेयर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह इटली और कजाकिस्तान में आईफोन और एंड्रॉयड उपकरणों के लिए लक्षित किया जाता है। अगला पॉइंट, कौन सा वन्यजीव अभयारण्य भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व का स्थान होगा? तो होगा चोंगथोंग वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही वर्धा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि कर्नाटक में प्रस्तावित वेदती वर्धा नदी जोड़ परियोजना का हिस्सा है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है? तो ये 23 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस बार का थीम था बिल्डिंग बैक बेटर फॉर कोविड-19। अगला प्रश्न, ओसिनिक्स सिटी नाम का एक तरता हुआ शहर किस देश में स्थापित किया जाना है? तो ये दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जाना है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बुसान शहर के तट पर स्थापित होगा, ये दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न, किस वैश्विक संस्था ने $600 बिलियन की वैश्विक अवसंरचना योजना GIP शुरू की है? तो किया है G7। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है? तो ये शहर है वियना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार। अगला प्रश्न, इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो ये रिपोर्ट है नीति आयोग द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि भारतीय गिर कार्यबल के 2029 तक 2.35 करोड़ श्रमिकों तक विस्तारित होने की उम्मीद की जा रही है, जो वर्तमान में 200% की उछाल होगी। अगला प्रश्न, बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास एक्सखान क्वेस्ट 2022 किस देश में आयोजित हुआ था? तो ये मंगोलिया में आयोजित हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें 16 देशों की सेनाओं ने हिस्सेदारी की थी। अगला प्रश्न, किस देश ने SCO देशों के लिए सॉलिडेरिटी 2023 नामक संयुक्त सीमा अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है? तो रखा है चीन ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस संस्था द्वारा पेमेंट्स विजन 2025 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है? तो जारी किया है RBI ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने वाली एकमात्र संस्था है, वो संस्था कौन सी है? तो है SBI। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एक मुफ्त साधन है।
जिन्हें राजनीतिक दलों द्वारा बैंक खातों के माध्यम से 15 दिनों के भीतर भुनाया जा सकता है। अगला प्रश्न, PSLV C-53 मिशन में इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो ये सिंगापुर के ग्रहों को लॉन्च किया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी गाइज, इसका उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये रहा है 37वां। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे पहला स्थान पे रहा है डेनमार्क। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि डीसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो यहाँ पे जोड़ा हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि दाब एक ऐसा उपकरण है जिसमें बैरोमीटर से मापा जाता है। तापमान पैरामीटर का उपयोग किया जाता है। तापमान ये थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। एवं भूकंप जो कि सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन बल के बारे में सत्य नहीं है? तो कथन है, बल हमेशा वेग की दिशा बदलेगा नहीं, बल हमेशा वेग की दिशा नहीं बदलता, जैसे रैखिक गति, घर्षण गति। एवं बल हमेशा वेग के परिणाम को बदलेगा नहीं, बल हमेशा वेग के परिणाम को नहीं बदलता, जैसे अभिकेंद्र बल। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों कथन असत्य हैं। अगला प्रश्न, ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये कंपन का आयाम यानी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी की ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? तो ये गैस बनती है हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन के बुलबुले बनते हैं, तो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन के बुलबुले बनते हैं। अगला प्रश्न, भारी बिजली गिरने के दौरान निम्न में से क्या करना सबसे अच्छा है? तो ये घर के अंदर धातु के दरवाजे या खिड़कियों से दूर रहना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? तो यहाँ पे यह लाल रंग को परावर्तित करती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह श्वेत प्रकाश के सभी रंग को सोख लेता है किंतु केवल लाल रंग को ही परावर्तित करता है। अगला प्रश्न, एमकेएस प्रणाली में कार्य की इकाई क्या है? तो कार्य की इकाई जूल है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, जो कि इसका इकाई होता है ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन मीटर या जूल। अगला प्रश्न, प्रतिरोध के दो तार R1 तथा R2 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो ये प्रतिरोध हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी ऑप्शन सी, जो कि समानांतर श्रेणी में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं? तो है रेडियो तरंगे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। एवं इसका परमाणु क्रमांक 14 और प्रतीक है SI, सिलिकॉन। कॉर्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये पोटेशियम का अयस्क है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसका सूत्र होता है KMgCl3 × 6H2O। एवं इसका उपयोग उर्वरक निर्माण में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, हीलियम के नाभिक में होता है, तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का उपयोग होता है, तो ये एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एक रासायनिक तकनीक है।
एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करना। अगला प्रश्न, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एल्युमिनियम ऑक्साइड एक क्रिस्टलीय रूप है। अगला प्रश्न, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? तो ये 0% होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे सिल्वर तांबा का प्रतिशत होता है 50%, जस्ता का प्रतिशत होता है 35% एवं निकेल का प्रतिशत होता है 15%। अगला प्रश्न, हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। एक कैरेट बराबर होता है, तो एक कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह है सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है तो ये रासायनिक युद्ध में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका रासायनिक नाम होता है डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? तो है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑपरेशन के पूर्व मरीज को बेहोश करने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो सबसे पुराना जीव आपका है नीलहरित शैवाल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। वे धूप और पानी से खाना बनाते थे। अगला प्रश्न, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? तो ये हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आलू क्या है? तो आलू एक कंद है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आलू एक भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे हम कंद कहते हैं। अगला प्रश्न, पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? तो पीले रंग का कारण है जरिका जैंथीन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पपीते में जरिका जैंथीन उपस्थिति के कारण ही इसका रंग पीला होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं होती है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मानव शरीर में लसिका कोशिकाएं श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, जिसका निर्माण लसिका ग्रंथियों, थाइमस ग्रंथि और अस्थिमज्जा द्वारा होता है। अगला प्रश्न, शल्यक्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो ये है कूल्हे के जोड़ों का प्रतिस्थापन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो आपका ये छोटी आंत में संपन्न होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, किंतु अधिकांश भाग का पाचन छोटी आंत में ही संपन्न होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किनका आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषण होता है? तो ये विटामिन B12 और विटामिन के द्वारा आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो धातु है जस्ता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो अग्नाशय के लंगरहेंस की द्विका के बीटा कोशिका से स्रावित होता है। अगला प्रश्न, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो आपका ये अंग है यकृत, लीवर, जो हेपेटाइटिस बी नामक वायरस से होता है। इसे लीवर में सूजन और जलन पैदा होने लगता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन इम्यूनोलॉजी के जनक है? तो है एडवर्ड जेनर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो होता है, तो ये गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो कि यहाँ से आपका मैथ का प्रश्न शुरू होता है, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैं सिर्फ इसका उत्तर बता देता हूँ। तो a + a/1/a का होल 6 के विस्तार में अचल पद कौन सा होगा? तो अचल पद हो जाएगा आपका 20।
अगला प्रश्न, यदि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 7 तथा p माइनस क्यू बराबर 1 हो तो एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः p सेंटीमीटर और q सेंटीमीटर हो तो विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? तो विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी। अगला प्रश्न, यदि एक किताब का 1/8 भाग काला, शेष का 1/2 भाग सफ़ेद तथा शेष का 3.1/2 सेंटीमीटर नीला है तो किताब की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो किताब की कुल लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी। अगला प्रश्न, यदि 9 के पावर x इंटू 3 के पावर 5 इंटू 27 के पावर 3 बटा 3 इंटू 81 के पावर 4 बराबर 2187 है तो x का मान कितना होगा? तो यहाँ पे x का मान आपका हो जाएगा 5। अगला प्रश्न, 0.36 अगला पद है 1.2, अगला पद है 4.8 का लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम क्या होगा? तो ये होना चाहिए 14.4। अगला प्रश्न, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे? तो परीक्षा में कुल 700 छात्र बैठे थे। अगला प्रश्न, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी है, संख्याओं के व्युत्क्रम का औसत 7/12 है तो संख्या बताइए। तो संख्या आपका हो जाएगा 421। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक काम 100 दिनों में पूरा हो सकता है तथापि 10 कारागारों की अनुपस्थिति के कारण यह 110 दिनों में पूरा होगा। असल में कामगारों की संख्या कितनी थी? तो ये 110 थी। अगला प्रश्न, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, यदि वह अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत होगा? तो उसका लाभ प्रतिशत 20% होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न चिन्ह डैश के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। तो यहाँ पे आपका होना चाहिए 33, जो कि आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला लिया है? तो लिया है उड़ीसा की सरकार ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिसंबर 2021 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो किया गया है गोवा में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के एक जीवित व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये DM कल्याण का निधन हो गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं अशोक लवासा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये बिहार राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 24 राज्यों की प्रदर्शनी में बिहार राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो ये अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों और गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस IIT संस्थान द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे से निपटने के लिए ई-सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है? तो है IIT मद्रास। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका लद्दाख में आयोजित किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने निम्न में से किस शहर में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये अहमदाबाद में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन बनी है? तो बनी है द चैलेंज। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे 31वां व्यास सम्मेलन 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये असगर वजाहत को 2021 व्यास सम्मेलन 2021 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य की फिल्म वाटर बड़िहल ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की राज्य
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 22वां फीफा विश्व कप 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये कतर में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्ष 2021-25 के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो ये भारत को चुना गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य की स्थापना 1946 में हुई थी एवं इसका मुख्यालय भी है फ्रांस के पेरिस में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक को पारित किया है? तो पारित किया है दिल्ली की विधानसभा ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह विश्वविद्यालय शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शिक्षक प्रशिक्षण दी जाएगी इसमें, जो कि पिछले साल 2021 में पारित किया गया था, जो कि यह एक दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित निगमों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपका यहाँ पे बोल रहा है कि ऑप्शन NH8 जो कि दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है, आपका यहाँ पे गलत है, क्योंकि NH8 दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि सम्मिलित है। जबकि NH4 आपका चेन्नई और दिल्ली को नहीं जोड़ता है, जबकि थाने और चेन्नई को जोड़ता है। NH6 की बात करूँ तो आपका दिल्ली और कोलकाता को नहीं जोड़ता है, जबकि ये हजारी से कोलकाता को जोड़ता है। NH44 की बात करूँ तो आगरा और कन्याकुमारी को नहीं जोड़ता है, जबकि ये श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे आपका कूट बढ़ जाएगा खेतरी है, तो जो कि खेतरी आपका तंबा से हो जाएगा। जादूगोरा आपका हो जाएगा यूरेनियम से, इसके खनन क्षेत्र हैं। तलचर जो कि इसका हो जाएगा आपका कोयला, एवं कुद्रेमुख आपका हो जाएगा लोहायस्क। यानी आपका कूट बैठ जाएगा 4321, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? तो आपका ये लेह में, जो कि वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है, लगभग 9 से 20 सेंटीमीटर औसतन वार्षिक वर्षा होती है। एवं यह स्थान शीत मरुस्थल के अंतर्गत आता है, एवं जो कि लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती? तो है मध्य चिली में, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के मध्यवर्ती और दक्षिणी तट में, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में, एवं मोरक्को, नाइजीरिया और टिस्निया के उत्तरी क्षेत्र में, यानी सभी में नहीं पाई जाती। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, जो कि भूमध्य जलवायु वह जलवायु है जो भूमध्य द्रोणी क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न, सॉरी गाइस, इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सारे जो जगह है इसमें भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि नहीं पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, अराल सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है? तो ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आमू दरिया और सी दरिया नदी इस झील में गिरती है। अगला प्रश्न, भारत का वृहत्तम भौगोलिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा से आच्छादित है? तो ये अल्फीसिरोल से आच्छादित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती? तो आपका ये बोलिविया से होकर नहीं गुजरती मकर रेखा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबकि ब्राज़ील, चिली, पराग्वे से होकर गुजरती है ये मकर रेखा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि पेनिस पर्वत फ्रांस और स्पेन से अलग करता है, अल्पास पर्वत फ्रांस और इटली से अलग करता है, वासजेस पर्वत जो कि फ्रांस और जर्मनी से अलग करता है, जबकि जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड को अलग करता है। यानी आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक।
अगला प्रश्न, डुलड्रम क्या है? तो ये डुलड्रम आपका भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी में धरातलीय क्षैतिज पवनें नहीं चलती, बल्कि उच्च तापमान के कारण वायु हल्की होकर ऊपर उठती है और संवहनीय धाराओं का जन्म होता है, इसलिए इस कटिबंध को डुलड्रम कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका गिरनार पहाड़ियाँ जो कि पूर्वी भारत में है, आपका ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है एवं यह सबसे बड़ी गोरखनाथ है, जो गोरखनाथ गुजरात में सबसे बड़ी चोटी है। वैसे काठमांडू पहाड़ियाँ की बात करें तो आपका ये दक्षिणी भारत जो कि तमिलनाडु और केरल की सीमा पर मलाबार तट के समानांतर है। महादेव पहाड़ियाँ जो कि मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश में विस्तृत सतपुरा पर्वत के विरासत भाग है। और मिकिर पहाड़ियाँ जो कि असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क पहाड़ियों के दक्षिणी में स्थित कई पहाड़ियों के समूह हैं। अगला प्रश्न, सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपका आ जाएगा झेलम, उसके बाद आ जाएगा चेनाब, उसके बाद आ जाएगा रावी, उसके बाद होगा ब्यास जो कि ब्यास दे नहीं रखा है, उसके बाद सतलुज होगा, यानी 1432, यानी आपका कुल बढ़ जाएगा 1432, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर ये आपका सहायक नदियाँ हैं सिंधु नदी की। अगला प्रश्न, पापीकोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आपका ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में 1012.86 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और ये 2008 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो ये 17.1% थी जनसंख्या वृद्धि दर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा दुलहस्ती परियोजना, जो कि ये झेलम नदी पे स्थित नहीं है, क्योंकि दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी के सहायक नदी चंद्रा नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। नागार्जुन सागर परियोजना जो कि कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। पोलावरम परियोजना जो कि एक बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना है, जो कि गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थापित की जा रही है। इडुक्की परियोजना जो कि ये पेरियार नदी पर केरल में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये 2114 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वैसे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव क्षेत्र 4492 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। अगला प्रश्न, भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये 1858 भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1858 द्वारा नियंत्रक बोर्ड के अध्यक्ष पद को भारत सचिव पद से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। अगला प्रश्न, बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सुमेलित कीजिए, जो कि बोल रहा है कांग्रेस अधिवेशन और महत्व। तो फैजपुर हो जाएगा आपका गांव में अधिवेशन, फैजपुर। उसके बाद लाहौर जो कि पूर्ण स्वराज की मांग, कराची तो आपका ये मौलिक अधिकारों की मांग, एवं दिल्ली जो कि सबसे युवा अध्यक्ष था। तो यहाँ पे आपका कोड बढ़ जाएगा ऑप्शन 1324, यानी ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न, सरोजिनी नायडू के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? 3 को भारत को किला के नाम से नाइटिंगेल ऑफ इंडिया से विभूषित किया गया था, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश और देश के प्रथम महिला राज्यपाल बनने का गौरव इनको प्राप्त है, बिल्कुल सही है। इनकी प्रमुख रचनाएं गोल्डन थ्रेशोल्ड एवं ब्रोकन विंग्स आदि थे, बिल्कुल सही है। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष थी, आपका यहाँ पे कथन ये असत्य है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष वो थी एनी बेसेंट, जो कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। जबकि सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, 1925 के कानपुर अधिवेशन में इनकी अध्यक्षता की गई थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लैंड होल्डर्स सोसाइटी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका 1838 में हुआ था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर थे, जो कि यह भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। अगला प्रश्न, बिहार के पटना में 1632 ईस्वी में किस यूरोपीय कंपनी ने फैक्ट्री की स्थापना की थी? तो ये डच ने किया था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि डच बिहार से सोरा, चीनी, अफीम और सूती वस्त्र का निर्यात करते थे। अगला प्रश्न, निम्न युग्मों में कौन सुमिलित नहीं है? वास्तविक नाम, उपाधियाँ। तो जो कि जहादर शाह, जो कि लंपट मूर्ख की उपाधियाँ इनको मिली थी। अहमद शाह अब्दाली, दुर्रे दुर्रानी की उपाधियाँ मिली थी। अली गौहर, इनकी शाह आलम द्वितीय के नाम से उपाधियाँ मिली थी। एवं फरूख सियर, जो कि घृणित कायर की उपाधियाँ दी गई थी। तो यहाँ पे सारे कथन सुमिलित हैं, तो ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, अल बथुनी की किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी? तो आपका ये अरबी भाषा में लिखी गई थी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो ये है के दत्ता, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एफ.जी. सप्लाई के नेतृत्व में गठित चंपारण एग्रियन समिति का सदस्य नहीं था? तो था रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं महात्मा गांधी जी, डी.जे. रीड, हरिप्रसाद नारायण सिंह के अलावा एल.सी. अडानी, जी. रैनी आदि सदस्य थे चंपारण एग्रियन समिति के। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना रुड़की में किस वर्ष की गई थी? तो आपका ये 1847 में की गई थी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हंटर शिक्षा आयोग विलियम हंटर का गठन किस वायसराय के समय में हुआ था? तो ये लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि उस समय हंटर की अध्यक्षता लॉर्ड रिपन ही कर रहे थे, एवं जिसका उद्देश्य था चार्ल्स वुड की घोषणा पत्र 1854 द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करना। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान मृत्यु से पूर्व कुंवर सिंह का अंतिम संघर्ष लड़ाई किस अंग्रेज अधिकारी से हुआ था? तो ये कैप्टन ली ग्रैंड के साथ हुआ था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था 1756 से 1763 ईसा पूर्व के बीच, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अमेरिका में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये तारकनाथ दास और जी.डी. कुमार ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। एवं इसकी स्थापना 1908 में की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज कहा था? तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार में महिला संगठन का जिम्मा किसके हाथ में था? तो ये लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथ में था, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना अध्यक्ष तीनों थे, जबकि महिला संगठन के जिम्मा लक्ष्मी स्वामीनाथन के सौंपा गया था। एवं वित्त विभाग ए.सी. चटर्जी को और प्रचार विभाग एस.ए. अय्यर को सौंपा गया था। अगला प्रश्न, 10 अगस्त 1920 को हुई सिलेबस
कि संधि का संबंध भारत के किस महत्वपूर्ण आंदोलन से था? तो ये खिलाफत आंदोलन से था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम सजाइए। तो पहले हुआ था स्वदेशी आंदोलन 1906 में, खुदीराम बोस की सजा हुई थी, यहाँ पे हो जाएगा पहले स्वदेशी आंदोलन 1905 में, उसके बाद मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में, उसके बाद खुदीराम बोस की सजा हुई थी 1905 में, जो कि मुजफ्फरपुर उच्च न्यायालय के किंग्स रदरफोर्ड के ऊपर बम फेंकने के आरोप में इनको सज़ा सुनाई गई थी। तो यहाँ पे आपका कुल हो जाएगा ऑप्शन बी 231। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में साम्यवादी कम्युनिस्ट नेता नहीं था? तो था पीसी रे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि एस डंगे, मुजफ्फर अहमद, सुंगार वेलु आदि औपनिवेशिक भारत में साम्यवादी नेता थे, एवं पीसी रे जो कि भारत में रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? तो वो अधिवेशन था मद्रास 1908। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। अगला प्रश्न, बिहार में स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो ये था मजरूल हक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि पटना के बांकीपुर में 16 दिसंबर 1916 को आयोजित एक सभा में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, भागलपुर में 28-29 अगस्त 1920 को आयोजित 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा विद्रोह पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में हुआ था? तो ये हुआ था भील विद्रोह, रामोसी विद्रोह। ऑप्शन ई हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में हुसैन शाह सर्की को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो ये नियुक्त किया था दरिया खां नुहानी को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि ये मृत्यु होने तक ये बिहार के प्रभारी बने रहे 1523 तक। अगला प्रश्न, किस वर्ष पटना में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था? तो ये 1666 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि सिखों के 9वें गुरु थे तेग बहादुर, जो कि 17वीं शताब्दी में इनकी समाकाल आया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा? तो इन्होंने राणा कुंभा ने लिखा था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा के स्थान पर बिदर स्थानांतरित की थी? तो ये किया था शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी, जो कि नवीन राजधानी मुहम्मदाबाद नाम कर दिया गया है। अगला प्रश्न, अकबर के समय इबादत खाने में आमंत्रित धर्माचार्यों में से ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व किया था किसने किया था? तो ये किया था एका बिवा और मुसेरात। ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा, एक से अधिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने फिरोज तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा? तो ये कहा था एलिफिंस्टन ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी? तो ये जेबू त्रिंसा ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि औरंगजेब की पुत्री थी जेबू त्रिंसा को शाहजादा अकबर के पत्र व्यवहार के कारण औरंगजेब ने 1689 ईस्वी में निर्वासित कर दिल्ली भेज दिया था एवं वहीं पे ही बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, सांची के स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो यह अशोक ने करवाया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? तो ये चंदना थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि महावीर की पहली भिक्षुणी थी एवं चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो वो युग्म है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि संगोल पंजाब क्षेत्र से है, राखी गढ़ी हरियाणा में है, हुलास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एवं प्रभास पाटन गुजरात में है। अगला प्रश्न, पंचविंश ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ये आपका सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे ऋग्वेद तो आपका ये ऐतरेय एवं कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद की बात करूं तो ये वेद शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है एवं अथर्ववेद जो कि ये गोपद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मौर्य वंश के पतन का कारण आर्थिक संकट बताया था? ये बताया था डी कौशाम्बी ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इस मौर्य वंश के पतन के संदर्भ में इतिहासकारों के बीच मतभेद है एवं इसका मौर्य वंश के पतन का आर्थिक कारण आर्थिक संकट और ऋणग्रस्तता को बताया गया है। अगला प्रश्न, भारत का भूगोल ज्योग्राफी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? तो ये टोलोमी ने लिखी थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो बोल रहा है कि चोल वंश, जो कि इसका चोल वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने किया था। आपका यहाँ पे कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि चोल वंश की स्थापना विजयला ने की थी, जबकि दंती दुर्ग राष्ट्र वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पे आपका कोड बढ़ जाएगा ऑप्शन डी। वैसे गढ़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने किया था, हुन वंश की स्थापना तोमरन ने किया था एवं कलचुरी वंश की स्थापना कोलकल ने की थी। अगला प्रश्न, 6ठी से 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसके क्या कथन थे? इसके क्या कारण थे? तो ये कारण था कृषि अधिशेष, लोहे की खदानें, गंगा तथा उपनदियों के कारण सुलभ आगमन यानी आपका एवं जंगली क्षेत्रों में हाथी की उपलब्धता, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3, 4, जो कि 6ठी से 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा था। अगला प्रश्न, किस भारतीय शासक ने हुन शासक मेहुलकुल को पराजित किया था? तो ये शासक है यशोधर्मन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यशोधर्मन मालवा का शासक था। यशोधर्मन के विषय में हमें मंदसौर अभिलेख के बारे में जानकारी मिलती है एवं मंदसौर के यशोवर्धन ने ही 527 ईस्वी में मेरुकुल को परास्त किया था। अगला प्रश्न, कीमतों में वृद्धि लेकिन घटती समृद्धि और रोजगार की घटना इंगित करती है। तो ये स्टैगफ्लेशन को इंगित करती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्टैगफ्लेशन वह है जो जब मुद्रास्फीति बिना आर्थिक समृद्धि की उत्पन्न हो तब यह स्टैगफ्लेशन की दशा कहलाती है, क्योंकि यहाँ आर्थिक समृद्धि थम जाती है और रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं होते। अगला प्रश्न, वर्तमान में आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति का मापन किसके आधार पर करता है? तो ये सीपीआई संयुक्त के आधार पर करता है, जिन्हें हम बोलते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि सीपीआई के अंतर्गत मुद्रास्फीति की गणना की प्रक्रिया में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में होने वाले परिवर्तन को खुदरा बाजार के स्तर पर मापा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कर दर और कर राजस्व के बीच के संदर्भ को दर्शाता है? तो कर है लॉफर कर्व। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा एवं यह अर्थशास्त्री ऑथर लॉफर द्वारा प्रतिपादित अवधारणा है। अगला प्रश्न, वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये कर्नाटक में होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार
मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है, उसके बाद होता है मध्य प्रदेश में, उसके बाद होता है तेलंगाना में। अगला प्रश्न, वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा है? तो ये रहा है तमिलनाडु राज्य का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि लगभग 17,16,544 करोड़ रुपये था। अगला प्रश्न, स्थिर कीमतों पर वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की सकल मूल्य संवर्धन जीवीए की वार्षिक दर कितनी है? तो यह 3.9%। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो यह 18.8%। 18.8%। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो यह शेखपुरा जिले में वनावरण का क्षेत्रफल न्यूनतम है, कम है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि है 1.19 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों में का सही और वही क्रम बताइए। तो आपका वो है कैमूर, जमुई, नवादा, मुंगेर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि कैमूर में 31.56%, जमुई में 21.34%, नवादा में 20.72%, जबकि मुंगेर में 20.16%। तो आपका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्याज के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो रहा है नालंदा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि लगभग 2.45 लाख टन उत्पादन हुआ था नालंदा से, जबकि पश्चिमी चंपारण से आपका 0.7 लाख टन हुआ था, पटना से 0.68 लाख टन हुआ था। तो इसी के साथ बढ़ते हैं गाइज अगला प्रश्न पे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? तो यह अनुच्छेद है 30। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का असंकल्प अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार उल्लेखित है। अनुच्छेद 28 की बात करूं तो ये कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 29 की बात करूं तो इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का उल्लेख है। अनुच्छेद 31 की बात करूं तो इसमें निश्चित कर दिया गया है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये बेरुबारी ने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मार्ले मिंटो सुधार 1909 के प्रावधानों में शामिल नहीं था? तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। जो शामिल नहीं था आपका वो हो जाएगा प्रांतीय परिषदों में सरकारी बहुमत, सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति और केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों का स्थान नहीं, विधान परिषदों के आधार में वृद्धि, यानी आपका यहाँ पे ये प्रावधान शामिल नहीं था। जबकि ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबकि केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों का स्थान नहीं होता, गलत है, स्थान होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? तो ये इसमें से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें दे नहीं रखा है। 5वीं अनुसूची की बात करूं तो इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। 6वीं अनुसूची की बात करूं तो इसमें जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिए गए हैं।
चौथी अनुसूची की बात करूँ तो इसमें राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन का उल्लेख किया गया है। एवं 8वीं अनुसूची में बात करूँ तो इसमें भारत की मान्यता प्राप्त 22 राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है? तो है समानता का अधिकार। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की समाप्ति का उल्लेख है। स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार ही अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। अगला प्रश्न, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। तो ये 3 माह तक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अनुच्छेद 85 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत कर सकता है। अगला प्रश्न, संसद में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन है आपका उत्तर मौखिक दिए जाते हैं एवं पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन बिलों पर दोनों सदनों में मतभेद संयुक्त अधिवेशन में सुलझाया जा सकता है? तो अधिवेशन है साधारण विधेयक और प्राइवेट मेंबर विधेयक, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 1 और 4। अगला प्रश्न, साधारण बिल या प्राइवेट मेंबर बिल पर मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक काव्य भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो है भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। ऑप्शन सी इसका भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि संचित निधि आपका संवैधानिक अनुच्छेद 266 में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अधिकारियों का अग्रता क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है? तो क्रम है भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसके बाद मंत्रिमंडल सचिव, यानी आपका हो जाएगा 4321, यानी आपका कुल बढ़ जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेते? तो यह है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह संसद सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। एवं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो यह 84-47। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि 84 लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षित स्थानों की संख्या है एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। तो गाइज, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एवं अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने स्कोर कितना किया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।